एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आई क्यू विद कविता मैम पे। गाइस, जैसे कि आप जानते ही हैं कि हमारी सी टेट की टीजीटी एसएसटी जो है सब्जेक्ट आता है ना 60 मार्क्स का, उसकी सीरीज चली हुई है। और ये एनसीईआरटी की बुक है 7th स्टैंडर्ड की, ज्योग्राफी की। और इससे पहले की जो मैं सी टेट जो ये ज्योग्राफी की 6 स्टैंडर्ड की बुक मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी पहले उनको देखें, ठीक है। और ये 7th स्टैंडर्ड की बुक है ज्योग्राफी की। और आज हम करने वाले हैं सेकंड चैप्टर, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। आज आपका टॉपिक क्या रहेगा? हमारी पृथ्वी के अंदर, यानी हमारी पृथ्वी के अंदर क्या क्या चीजें हैं। या जैसे आप जो जिस लैंड एरिया पे रह रहे हैं, ठीक है, आपको इसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। हमारी जो पृथ्वी है उसके अंदर भी बहुत सारी चीजें हैं। आपको मैं ना इसको एक एग्जांपल से समझाती हूँ। जैसे आप घर के अंदर अनियन या प्याज है वो लेकर आते होंगे, और उस पे से आप जैसे ऊपर का छिलका उतारते हैं, ठीक है। आप ऊपर से देखते हैं कि वो पिंक कलर का है, लेकिन जैसे छिलका उतारते हैं तो उसके अंदर एक छिलके, फिर उसके बाद दूसरा अंदर, मतलब लेयर के बाद लेयर के बाद निकलती है। और ऐसे ही हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी के अंदर भी बहुत सारी लेयर्स हैं, ठीक है। तो या फिर जैसे एग्जांपल ले सकते हैं कैबेज, यानी जो बंद गोभी है। बंद गोभी में आपने देखा होगा ऊपर का, जो ऊपर का छिलका दिखता है, फिर उसके बाद एक के बाद एक के बाद एक अलग अलग जो है लेयर निकलती रहती हैं। तो ऐसे ही हमारी पृथ्वी के अंदर बहुत सारी लेयर्स हैं। जैसे हम जिस ऊपर जो लैंड एरिया है ना, जो आपको दिखाई दे रहा है, ये प्रॉपर्टी है, यानी ऊपर का एरिया है ये, जो जिस पे आप रह रहे हैं, ठीक है। इसके अंदर भी अगर स्टेप बाय स्टेप काफ़ी लेयर्स हैं, तो उसमें क्या है, हर लेयर्स का मतलब एक अपना नाम दिया हुआ है, ठीक है। तो आप चलिए चलते हैं अपने इसके टॉपिक की तरफ। सबसे पहले तो हमें ना ये बॉक्स दिया हुआ है ना, इसको करते हैं, ठीक है। ये बॉक्स में से क्योंकि क्वेश्चन पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन तो यही है। देखिए, विश्व की जो गहरी खान है वो दक्षिण अफ्रीका में है, ठीक है। कहाँ पर है? दक्षिण अफ्रीका के अंदर है सबसे विश्व की, वर्ल्ड की सबसे गहरी खान। इसको अंडरलाइन कर लेना, ठीक है। ये पीआरटी में भी कई बार पूछ लेता है कि विश्व की सबसे गहरी खान जो है, जो डीप में जो होती है ना, डेप्थ वो होती है, तो उसकी वो दक्षिण अफ्रीका में है। इसकी गहराई की बात करें तो 4 किलोमीटर है। 4 किलोमीटर यानी गहरी है ये। कितने किलोमीटर? 4। तेल की खोज में इंजीनियर 6 किलोमीटर तक, यानी इसकी अगर खुदाई की बात करें तो जो तेल वगैरह निकालने के लिए उन्होंने क्या है, 6 किलोमीटर तक जो है इसकी खुदाई कर चुके हैं। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह पर 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना होगा। अगर हम उसका केंद्र की बात करें, जो सेंटर पॉइंट होता है ना, वहां तक जाने के लिए हमें 6000 किलोमीटर खोदना होगा, जो कि पॉसिबल ही नहीं है। आप कितना खोद सकते हैं, ठीक है। तो 6000 किलोमीटर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। तो अब आता है पृथ्वी का आंतरिक भाग। पृथ्वी का आंतरिक भाग क्या होता है? सबसे पहले मैं आपको ना ये जो डायग्राम दिया हुआ ना, इसको समझाना चाहूँगी। जो आपका ये ऊपर ये हिस्सा दिखाई दे रहा है ना, ये वाला जो ऊपर का, ये है प्रॉपर्टी, ठीक है। इसमें पूछता है, इसमें ना आपको पूछेगा, तो इसीलिए मैं इसको डायग्राम को समझाऊँगी, उसके बाद ये बताऊँगी। तो उसके बाद क्या होगा कि आप उसको ईज़िली समझ सकते हैं। जिस लैंड एरिया पे रह रहे हैं ना, आपने बॉल देखी होगी ना, बॉल को देखते हैं तो बॉल क्या होता है कि ऊपर का जो हिस्सा होता है जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। उसके ऊपर तो आप रह रहे हैं, ये प्रॉपर्टी है, ठीक है। प्रॉपर्टी है क्या? ये प्रॉपर्टी है। और जो प्रॉपर्टी के बिल्कुल थोड़ा सा अंदर चलेंगे, स्थल मंडल है, जहां पर आप जैसे आपकी आप बिल्डिंग्स वगैरह हैं, जिसमें थोड़ा बहुत जैसे आप ये करते हैं ना कि थोड़ा सा डीप में आप हल्का सा खोदते हैं, ठीक है। जो ऊपरी ऊपरी पार्ट है, इसको तो प्रॉपर्टी बोलते हैं। जो प्रॉपर्टी और जो थोड़ा सा हल्का सा, जैसे आप ये प्लांट्स वगैरह की जैसे होता है ना, रूट्स वगैरह, ये क्या है? पूरा स्थल मंडल है। क्या है? स्थल मंडल है। और फिर बात करते हैं इस एरिया की। ये जो ये येलो येलो दिखाई दे रहा होगा, ये है आपका मेंटल। क्या है? मेंटल। तो ये पूछता है कि बताइए, जो है मेंटल वो पृथ्वी की कौन सी उसमें पाया जाता है। तो सबसे पहले तो प्रॉपर्टी होगा, ठीक है, या स्थल मंडल, प्रॉपर्टी या स्थल मंडल। फिर सेकंड नंबर पे आपका क्या आता है? मेंटल आता है। मेंटल के बाद की बात करें, जो आपका येलो के बाद जो पीला पीला, इसके बाद जो ऑरेंज दिखाई देता है ना, ये क्या है आपका? क्रोड में, ठीक है, क्रोड है। क्या है ये? क्रोड है। फिर अगर उसके बाद की बात करें, यानी क्रोड है ये। फिर ये आपका जो ये दिखाई दे रहा है ना, ये वाला, ये जो एरिया दिखाई दे रहा है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ तो उससे आपको अच्छे से आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए,
अगर बात करते हैं ये एरिया दिखाई दे रहा है ये वाला ये जो एरिया दिखाई दे रहा है ये भारिया है, ये भारिया क्रोड है, ठीक है। ये क्या है? भारिया क्रोड। और जो ये पॉइंट सा दिखाई दे रहा है ना ये आंतरिक क्रोड है। तो वो सी ऐसी सीरीज वो इसमें क्वेश्चन कैसे पुट करता है उसका मैं बताती हूँ। वो ना इसको सीरीज में लगाना देता है कि बताइए अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, ऊपरी सतह से अंदर तक की सतह और अंदर आंतरिक से बाहर की तरफ। तो आपको ऐसे सीरीज में करना है। सबसे पहले प्रॉपर्टी या स्थल मंडल आता है। सबसे पहले क्या आएगा? प्रॉपर्टी या स्थल मंडल, फिर मेंटल आता है, फिर क्रोड आता है, फिर आपका जो बाहरी क्रोड आता है, फिर आंतरिक क्रोड आता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको सीरीज में लर्न करोगे तो आप कभी नहीं भूलोगे। अब आता है एक प्याज की तरह पृथ्वी भी जो है एक के ऊपर एक के सेकेंडरी परतों से बनी हुई है। मैं पहले बता चुकी हूँ पृथ्वी की इस तरह की सबसे ऊपरी परत को प्रॉपर्टी कहते हैं। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बताइए प्रॉपर्टी क्या होती है जो ऊपर किस तरह होती है। ठीक है, यह सबसे पतली परत होती है। यह महाद्वीपीय सहती में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह में केवल 5 किलोमीटर तक ही है। यानी इसका एरिया पूछता है। इसमें इस ध्यान से करना, इसमें एक एक लाइन में क्वेश्चन है। यह महाद्वीप की सहती में 35 किलोमीटर और समुद्री सतह की बात करें तो केवल 5 किलोमीटर ही जो 5 किलोमीटर तक ही है। महाद्वीपीय सहती मुख्यतः सिलिका, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये क्वेश्चन स्टैटिक जीके में भी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन सीटेट में तो पूछा ही जाता है। ये क्वेश्चन मतलब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो ये सिलिका और एल्यूमिनियम एल्यूमिनिया ठीक है, सिलिका और एल्यूमिनिया खनिज जो है इसमें पाए जाते हैं। कौन सी में पाए जाते हैं? प्रॉपर्टी में पाए जाते हैं। इसीलिए इसे अभी देखो कैसे करना है। इसीलिए इसे सीएल यानी सिलिका, जो ये सिलिका क्या कहते हैं? सीएल, सीएल। ठीक है, सीएल क्या कहते हैं? सिलिका। और एल्यूमिनिया होता है एल, एल, एल मतलब एल्यूमिनिया। ठीक है, इस तरह से आप इसको मतलब कहा जाता है। इसमें पूछा जाता है कि सिलिका और एल्यूमिनिया बताइए इसमें से क्या आएगा। ये आंसर में दिए जाते हैं सीएल। ठीक है, सीएल और एल, सी एल, सिलिका सी एल, और ये क्या होता है? एल, एल, एल्यूमिनिया। ठीक है, और इस महासागर की प्रॉपर्टी मुख्यतः सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो महासागर की जो प्रॉपर्टी है यानी जो ऊपरी सतह है वो सिलिका और मैग्नीशियम की बनी होती है। इसीलिए इसे सीमे यानी सिलिका और में से होता है मैग्नीशियम कहा जाता है। ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम कहा जाता है। ये पूछता है कि सिलिका और मैग्नीशियम में से मतलब इसे क्या कहा जाता है? सीमे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सीमे कहा जाता है। अब इसमें क्वेश्चन आपको देखो कैसे कंफ्यूज करेगा। वो पूछेगा कि सिलिका और मैग्नीशियम, यहाँ पे सिलिका और एल्यूमिनिया दे रखा है, यहाँ सिलिका और मैग्नीशियम दे रखा है। इसको लर्न कैसे करना है वो देखो। देखो इसमें क्या पूछेगा, सपोज करो ये पूछता है कि सिलिका और मैग्नीशियम बताइए इसमें से क्या कहा जाता है। उसमें आपका सीएल भी ये वाला भी दिया जाता है, ये वाला जो ये दिया हुआ ना ये वाला दिया जाता है, और एल दिया जाता है और सी में दिया जाता है। फिर उसमें पूछेगा कि बताइए सिलिका और मैग्नीशियम के लिए निम्न में से कौन सा शब्द जो है यूज किया जाता है, और एक दे देता है प्रॉपर्टी। ठीक है, चारों वर्ड दे देता है। तो देखो सी एल सिलिका के लिए यहाँ पे सिलिका को देखकर सीधा बच्चे क्या करेंगे? सीएल आएगा इसका। ठीक है, लेकिन इसके साथ है ना मैग्नीशियम यानी सिलिका और मैग्नीशियम अगर बोलता है तो सी में इसका यूज किया जाता है, सी में। ठीक है, और अगर आप बात करें सिलिका और एल्यूमिनिया, एल, देखो एल का देखो यहाँ पे अगर एल से देखोगे तो ऊ को हटा दो, एल को देखेंगे तो एल मीना, एल से एल। ठीक है, सी देखो सी और एल, सी एल इसके अंदर है ना, और एल्यूमिनिया के लिए एल यानी सी एल जो है इसको बोला जाता है। ठीक है, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। और सिलिका और मैग्नीशियम, सिलिका में सी ले लेना, और जो ये है ना आपका मैग्नीशियम से एम ले लेना, तो सी में बोला जाता है। इस तरह से आप इसको अच्छे से लर्न कर सकते हैं। ठीक है, ये लर्न करने का क्या है? तरीका है। अब देखो यहाँ पर देखो आप ये महाद्वीप क्या होता है? आइलैंड वगैरह जो होते हैं। ठीक है, और महासागरीय प्रॉपर्टी ये दोनों बता रखा है। देखो ये अगर ये महासागर है, ठीक है, और महासागर की प्रॉपर्टी की बात करें तो ये इसकी प्रॉपर्टी, ये महासागर कैसा होता है? जैसे नीले से कलर का दिखाई देता है। ये महाद्वीप है और ये महाद्वीप की प्रॉपर्टी दी हुई है। ये जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है ना,
ये एरिया दिखाई दे, ये तो आपको दिखाई देता है, ये इसकी प्रॉपर्टी दी हुई है, ठीक है? इस तरह से आप लर्न कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के ठीक नीचे मेंटल होता है, तो प्रॉपर्टी के ठीक नीचे की बात करें तो मेंटल जो मैंने उसमें बताया था, इसकी किलोमीटर कितनी, इसकी जो गहराई की बात करें तो किलोमीटर कितनी है, 2900 किलोमीटर है। इसकी जो है डेप्थ है, गहराई दी हुई है 2900 किलोमीटर से मुझे एक याद आया, इससे पहले जब वीडियो देखेंगे ना तो 6 स्टैंडर्ड की बुक में दिया हुआ है। आपको है ना ये पता है कि आप जैसे आपको आपका इंडिया है, आपका उत्तर से लेके दक्षिण तक और पूर्व से लेके पश्चिम तक इसकी लंबाई कितनी है, ठीक है? अगर ऐसे लाइन की बात करें यानी जम्मू कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक बात करें तो 3200 किलोमीटर है। कितनी है? 3200 किलोमीटर। और अगर पश्चिम से पूर्व की बात करें, ये वाली बात करें तो 2900 किलोमीटर है, ठीक है? तो ये ध्यान रखना आपको, क्योंकि ये 2900 से मुझे याद आया, आप इसे ना कोरिलेट करके पढ़ सकते हैं कि 2900 किलोमीटर किसकी थी आपकी, ये आपकी मेंटल की जो है गहराई दी हुई है 2900 किलोमीटर, ठीक है? और इसकी 2900 किलोमीटर आपकी जम्मू से अगर बात करें इसकी पश्चिम से पूर्व की तरफ अगर आप बात करेंगे तो इसकी कितनी है, 2900 किलोमीटर है, ठीक है? और इसकी जो प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो 35 किलोमीटर, इसको आप लिख लेना यहाँ पे, जैसे प्रॉपर्टी है, ठीक है? अगर जैसे प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो ये आपकी क्या है, 35 किलोमीटर, ठीक है? और इस तरह से अगर आप बात करें इसकी मेंटल की बात करते हैं, मेंटल की क्योंकि ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो मेंटल की कितनी है, 2900 किलोमीटर है। तो इस तरह से आप इसको इजीली जो है लर्न कर सकते हैं, ठीक है? इसकी सबसे आंतरिक परत की बात करते हैं तो ये सबसे आंतरिक परत क्या है, करोड़ है, ठीक है? इसमें बताया था आंतरिक करोड़ और बाहरी करोड़, दो तरह की होती हैं इसमें। अब एक क्वेश्चन आता है ये वाला, ये बॉक्स वाले क्वेश्चन तो हमने छोड़ने ही नहीं है क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछता है, पृथ्वी के आयतन का केवल 1% हिस्सा ही प्रॉपर्टी है। यानी अगर पृथ्वी के अगर उसकी आयतन की बात करते हैं ना पूरे की, तो सिर्फ 1% ही है जो है हमें प्रॉपर्टी है। 84% अगर बात करें तो मेंटल है और 15% क्या है, करोड़ है। तो सबसे ज्यादा कौन सा होगा, मेंटल होगा। और पृथ्वी की त्रिज्या की बात करते हैं तो कितना है, 6371 किलोमीटर क्या है, पृथ्वी की त्रिज्या है, ठीक है? आप मैथ मैथ में करते हैं ना, एरिया वगैरह निकालते हैं, ठीक है? तो वही चीज है, इसकी अगर त्रिज्या की बात करते हैं तो 6371 किलोमीटर जो है इसकी पृथ्वी की त्रिज्या है। अब आते हैं त्रिज्या, इसकी जिसकी त्रिज्या लगभग 3500 किलोमीटर है, यह मुख्यतः निकल और सोहे की, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करना, डबल अंडरबल के टिक कर लो, क्योंकि इसके हर लाइन में एक क्वेश्चन है, हर लाइन में क्वेश्चन, और बहुत ध्यान से करना, इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। इसकी जो परत है ना, ये मुख्यतः निकल और लोहे की बनी होती है, ठीक है? इसे क्या कहते हैं, निफे निफे। अब मैं इसको लर्न करने का तरीका बताती हूँ, लॉजिक से करना, रट्टा नहीं लगाना। देखो निकल और लोहे, क्या बोलता है ये, निकल और लोहे, और इसका वर्ड क्या यूज किया गया, नीफे नीफे, ठीक है? क्या यूज किया है, नीफे यूज किया है। निकल और फेरस, यानी जो ये बना हुआ है निकल और फेरस से बना हुआ है। नी से निकल ले लिया, और जो फेरस फेरस एफ एफ इसका एफ क्या लिया है, फेरस लिया हुआ है। यानी निकल और लोहा, आयरन जहां पर यूज किया गया था है, तो उसमें जो है ये नीफे से बना गया है, नीफे वर्ड यूज करता है। वो बताइए कि जो नीफे है निम्न में से किसके लिए यूज किया जाता है, ठीक है? तो निकल और लोहे से। केंद्रीय करोड़ का तापमान और दाब काफी हाई होता है, जो केंद्रीय होता है ना, जो केंद्र का सेंटर पॉइंट करोड़ होता है, जिसको आंतरिक करोड़ बोलते हैं, उसका अगर उसकी बात करते हैं, टेम्परेचर की बात करते हैं तो काफी हाई होता है। शैल और अब खनिज की बात करते हैं। शैल और खनिज होता क्या है, पृथ्वी की प्रॉपर्टी अनेक प्रकार के शैलों से बनी होती है। पृथ्वी की प्रॉपर्टी बनाने वाले खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। आप पूछेगा शैल क्या होता है, जो खनिज पदार्थ होते हैं ना, जो आप जितने भी है, ये आपने देखा होगा, खनिज जो आपके कोयला है, आपका तांबा है, आपका ये निक्कल वगैरह है, तो ये क्या है, पृथ्वी की जो प्रॉपर्टी बनाते हैं ना, बनाने वाले जो खनिज पदार्थ की, ये प्राकृतिक पिंड को शैल कहते हैं। प्राकृतिक यानी जो नेचुरल तरीके से हमें मिलते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, शैल कहते हैं, ठीक है? जो आप माइनिंग वगैरह करके निकालते हैं ना, जो आपके इस पे हिल एरिया वगैरह पे जो पाई जाती है खनिज वगैरह के जो
ये काफ़ी वो मिलते हैं ना, ये गोदाम, ये क्या, सॉरी गोदाम नहीं, जो एक खनन वगैरह जहाँ होता है, तो उसको बोलते हैं, जहाँ खनिज पाए जाते हैं। शैल विभिन्न रंग, आकार और गठन की भी हो सकती हैं। शैल मतलब ये कह रहा है कि इसके कलर डिफरेंट डिफरेंट हो सकते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इसकी शेप हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के हो सकते हैं, ठीक है। अब आता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन करना, कि जो शैल होती है वो थ्री टाइप्स की होती है, तीन प्रकार की होती है। आग्नेय शैल होती है जिसको इग्नियस शैल बोलते हैं। अवसादी शैल होती है जिसे सेडिमेंट्री शैल बोलते हैं, और कायांतरित होती है जिसको मेटाफोर मोर्फिक बोलते हैं। ठीक है, आपको इसके है ना, देखो आग्नेय और अवसादी और कायांतरित सभी को याद होगा, सभी ने पढ़ा भी होगा, सबको याद भी होगा। लेकिन वो है ना, इसके ये वाले लाइन नाम पूछता है कि आग्नेय जो है इग्नियस, आग्नेय इग्नियस शैल, अवसादी सेडिमेंट्री होती है, और कायांतरित शैल होती है मेटामॉर्फिक। ये इसके ना इंग्लिश नेम है, मतलब जैसे बोलते हैं ना कि साइंटिफिक होता है। तो आग्नेश, देखो इसको वैसे तो या लर्न करने का ऐसा कोई मतलब है नहीं, इसको लर्न ही करना पड़ेगा कि आग्नेय शैल को इग्नियस शैल कहते हैं, अवसादी शैल को सेडिमेंट्री, और कायंत्री शैल को मेटामॉर्फिक कहते हैं। थर्ड, द्रविड मैग्मा जो ठंडा होकर ठोस हो जाता है, इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। यानी द्रवित मैग्मा का मतलब होता है जैसे कोई चीज मेल्ट हो जाती है, ठीक है, मेल्ट हो जाती है, कोई भी चीज़ मेल्ट हो गई, वो जो मैग्मा होता है ना, जो आपने देखा होगा कि हमारी जो अर्थ के अंदर से है ना, एक लिक्विड फॉर्म में वो निकलता है। जब ये आप बोलते हैं ना लावा वगैरह जैसे पड़ा होगा, तो ऐसा वो क्या होता है, वो बाहर निकलता है, वो ठंडा होकर क्या हो जाता है, जब आपने देखा होगा कोई चीज़ आप ठंडी कोई चीज़ आप गरम करते हैं, सपोज़ करो आपने घी गरम किया, तो घी गरम करने के बाद वो क्या होता है, मेल्ट होता है। तो ऐसे ही हमारी अर्थ से जब ये आता है ना, ये लावा वगैरह आता है, तो ये क्या होता है, गरम होके बाहर निकलता है एकदम से, और बाहर निकल के क्या हो जाता है, वो मतलब एकदम से बाहर निकलेगा। जैसे घी आपने गरम किया तब वो उसमें होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है। लेकिन जैसे ही आप उसको थोड़ी देर के लिए उसमें रखेंगे किसी बर्तन में, तो वो क्या होता है, वो जम जाता है, वो मतलब सॉलिड फॉर्म में हो जाता है। ठीक है? ऐसे ही ये बोल रहा है कि जो द्रवित मैग्मा होता है वो ठंडा होकर क्या हो जाता है, ठोस हो जाता है। जैसे अपने आइसक्रीम का वो ले सकते हैं, आइस का ले सकते हैं। जैसे आइस को आप फ्रिज में रख देते हैं, वो तो खैर फ्रिज में रखते हैं, लेकिन ये क्या होता है कि गरम है, अपने दूध है, गरम है, वो सॉरी घी है, गरम है, और गर्म होने के बाद जब आपको उसको कुछ टाइम के लिए रख देते हैं, तो वो क्या हो जाता है, ठंडा होकर वो क्या हो जाता है, जम जाता है। तो उसी को बोलते हैं हम, यानी सॉलिड हो जाता है, ठोस मतलब सॉलिड हो जाता है। इस प्रकार बने शैल को आग्नेय शैल कहते हैं। तो ये पूछता है कि आग्नेय शैल कैसी होती है, जब वो लिक्विड फॉर्म में जो भी मैग्मा बाहर निकलता है, और वो जो फैल जाता है, उस वो जो सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, उसको क्या कहते हैं, आग्नेय शैल कहते हैं। इन्हें प्राथमिक शैल भी कहते हैं। कौन सी शैल बोलते हैं, इसे प्राथमिक शैल बोलते हैं। आग्नेय शैल 2 प्रकार की होती है, अंतर्भेदी शैल और बहिर्वेदी शैल। इसको ना आप है ना, मतलब आप इसको ना उस पे एक इस चैप्टर का आपको ना नोट्स बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आप नोट्स से करेंगे ना बहुत ज़्यादा अच्छे से होगा लर्न, ठीक है? जैसे आग्नेय शैल किसे कहते हैं, या शैल के टाइप्स कितने हैं, इसके नाम जो है इनके नाम साथ-साथ लिखने हैं, ठीक है? तो ये कहता है कि जो आग्नेय शैल होती है, वे 2 प्रकार, देखो द्रवित मैग्मा है, ठंडा होकर तो वो सॉलिड फॉर्म में हो जाता, तो उसे तो शैल कहते हैं, ठीक है? आग्नेय शैल कहते हैं। आग्नेय, देखो मैं नाम से बताती हूँ, आग्नेय, अगर इसका आप अगर संधि करके देखेंगे ना, तो क्या बनेगा इसका, संधि विच्छेद करो, ठीक है? संधि विच्छेद, ये संधि है, इसको संधि विच्छेद करेंगे। तो संधि क्या होता है, जब हम विच्छेद हुए पीछे उसको जोड़ते हैं, तो उसे संधि कहते हैं। और संधि विच्छेद का मतलब है आप इसके एक टुकड़े करेंगे, आग्नेय, आग, आग, इसको देखो प्रोनाउंस करके देखो, आग। आग कैसी होती है, गर्म होती है, ठीक है? गर्म यानी आग्नेय शैल, जो गर्म होके जो ठंडा ठोस उसमें हो जाती है, उसे कहते हैं आग्नेय शैल। आग्नेय शैल भी 2 होती है, अंतर्वेदी शैल होती है और बहिर्वेदी शैल होती है, ठीक है? ज्वालामुखी से निकलने वाले लावा की बात कर रहा है ये। जैसे आग ने क्या होता है, आग की तरह लाल द्रवित मैग्मा ही लावा है, जो पृथ्वी के आंतरिक भाग से निकलकर सतह पर आ जाता है। जब द्रवित लावा पृथ्वी की सतह पर आता है, यह तेजी से ठंडा होकर ठोस बन जाता है, और पृथ्वी पर इस प्रकार बने शैल को बहिर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। इसने कहा था ना, आंतरिक शैल और बहिर्वेदी शैल। आंतरिक शैल क्या होती है और बहिर्वेदी शैल क्या होती है? देखो आंतरिक होती है जो अंदर जो लावा होता है ना, जो लावा अंदर जो होता है, जो जैसे बोलते हैं ना ज्वालामुखी आ गया, तो जो अंदर जो लावा होगा
वो जो गर्म लावा होता है, वो क्या होगा अंदर से बाहर निकल जाएगा। जो अंदर है वो तो आंतरिक शेल होगी, जो बाहर हो जाएगा, बाहर निकल कर जो बिल्कुल सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा, ठंडा हो जाएगा, उसे बहिर्वेदी सेल कहते हैं, ठीक है? कुछ चीज़ें है ना थोड़ा लॉजिक से करोगे ना तो उससे ज़्यादा अच्छे से लर्न होगा। इसको है ना समझने की कोशिश करो। आग्नेय यानी आग, आग आग कैसी होती है? गरम होती है, ठीक है? तो गरम लावा जो बाहर निकलता है। इनकी संरचना बहुत महीन दानों वाली होती है, जैसे उदाहरण के लिए बेसाल्ट कहते हैं। दक्कन पठार बेसाल्ट सेलों से ही बना है। इसको क्या कहते हैं? बहुत बारीक-बारीक होते हैं। जो दक्कन पठार है ना जो दक्कन के पठार होते हैं वो क्या कैसे हैं? मतलब इसे बेसाल्ट सेलों से बने होते हैं। द्रविड़ मैग्मा कभी-कभी भूपर्पटी के अंदर गहराई में ही ठंडा हो जाता है। यानी कई बार क्या होता है कि कई बार जो बाहर निकल आता है कोई चीज़, कोई जो लिक्विड फॉर्म में है, और कई बार क्या होता है वो अंदर ही वो क्या करता है बाहर ना निकल के वो अंदर ही ठंडा होकर वहीं पर क्या हो जाता है, जम जाता है, ठीक है? उसे क्या कहते हैं? अंतर्वेदी आग्नेय शैल कहते हैं। तो जो बाहर निकल जाएगा ना, देखो बाहिर मतलब बाहर निकलना, कोई चीज़ बाहर निकल गई, बाहर निकल कर वो ठंडी हो गई, सॉलिड फॉर्म में हो गई तो वो बहिर्वेदिश है। आंतरिक होती है जो अंदर ही, मतलब वो जो अंदर ज्वालामुखी आया हुआ है लेकिन वो क्या करता है ज़मीन से बाहर नहीं निकल पाता, अंदर ही वो रहता है और अंदर ही वो ठंडा होके सॉलिड फॉर्म में हो जाता है, उसे कहते हैं अंतर्वेदी शेल, ठीक है? धीरे-धीरे ठंडा होने के कारण ये बड़े दानों का रूप ले लेते हैं और ये ग्रेनाइट ऐसे ही शेल का उदाहरण है। ये एग्ज़ाम्पल पूछता है। ठंडा होने के कारण क्या है? बड़े-बड़े दानों का क्या है? ग्रेनाइट। ग्रेनाइट आपने पढ़ा होगा ना ग्रेनाइट। तो ये ग्रेनाइट क्या है? ये तो है आपका आंतरिक शेल का एग्ज़ाम्पल है और जो बेसाल्ट था वो क्या था? बाहर मिलता है तो ये बाहर वाले उसके उस पे आ जाएगा, ठीक है? तो ये बहिर्वेदी क्या हो जाएगा? अग्नि शेल हो जाएगा। लेई मसालों और दानों का चूर्ण बनाने के लिए जिन पत्थरों का उपयोग होता है वे ग्रेनाइट के बने होते हैं। ये आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ग्रेनाइट से क्या-क्या बनता है। ग्रेनाइट आपने देखा होगा लेई मसाले, दाने का चूर्ण बनाने के लिए जिन पत्थरों का जो उपयोग किया जाता है वे क्या होते हैं? ग्रेनाइट होते हैं। एग्जाम्पल दिया हुआ है। सेल लुढ़क कर, चटक कर और एक-दूसरे से टकरा कर छोटे-छोटे टुकड़ों में क्या कर जाती है? टूट जाती है। इन छोटे-छोटे कणों को अवसाद कहते हैं। ये पूछता है कि बताइए कि अवसाद क्या होता है? जो शैल होती है ना वो चटक कर, टूट कर या छोटे-छोटे बिल्कुल पीसेज़ हो जाते हैं, उसे अवसाद कहते हैं। ये अवसाद हवा, जल और जल आदि के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुँच कर जमा कर दिए जाते हैं। ये अदड़ अवसाद दबकर या कठोर होकर सेल की परत बनाते हैं। इस प्रकार की सेलों को अवसादी सेल कहते हैं। अवसाद क्या होते हैं? जो सेल टूट कर, चटक कर छोटे-छोटे उसमें आ जाती है ना, टुकड़ों में आ जाते हैं, उसे तो अवसाद कहते हैं। लेकिन जो ये छोटे-छोटे जो टुकड़े वहाँ पर जो गिर गए, वो तो टूट कर, चटक कर जो गिरे, वो तो अवसाद हो गए। लेकिन अगर जो हवा के झोंके से या जल के पानी से या इधर-उधर जैसे चले जाते हैं, तो उसे क्या बोलेंगे उसको? अवसादी सेल कहेंगे जो इकट्ठी हो गई हवा के कारण, ठीक है? तो उसे क्या कहेंगे? अवसादी सेल। इस चैप्टर का ना कोशिश करना कि आप लोग है ना अपने हैंड रिटन नोट्स बनाना, जैसे अंडरलाइन करवाए ना, आगे जैसे आपने लिख दिया अवसाद, डैश करके आपने लिख दिया कि जो सेल टूट कर, चटक कर और एक दूसरे से टकरा कर टुकड़ों में मतलब टूट जाती है, उसे अवसाद कहते हैं, इस तरह से। ठीक है? तो जल्दी लर्न होगा, फिर आप रिवीजन में भी बहुत आसानी रहेगी। इस चैप्टर का खासकर आपको क्या करना है? नोट्स बनाने हैं। बलुआ रेत के मैदानों से बनता है। इन शैलों में पौधों, जानवरों और अन्य सूक्ष्म जीवाणुओं जो कभी इन शैलों पर रह रहे थे के जीवाश्म भी हो सकते हैं। ये कहता है जो बलुआ रेत आपने बालू रेत देखा ना और रेत के दाने देखे हैं, मोटा जो रेत देखा है वो क्या होता है? वो इससे ही बनता है। ठीक है? इन शैलों में पौधों, जानवरों, अन्य सूक्ष्म जीवाणु जो भी शैलों पर रहे हैं उसे कहते हैं हम जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म का देखो यहाँ पर देखिए कि ज़रा ये दिया हुआ वर्ड की मतलब कहाँ से कैसे निकला है। ये देखो इग्नियस है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको अंडरलाइन कर लेना, इसे लिख लेना। जो लैटिन शब्द इग्निस जिसका अर्थ होता है अग्नि, लैटिन शब्द से निकला इग्निस जिसका अर्थ होता है अग्नि, ठीक है? सेंडिमेंटरी शब्द और सेंडिमेंटल से निकला जिसका अर्थ होता है स्थिर रहना, यानी एक ही जगह बिल्कुल स्ट्रेट रहना। मेटामॉर्फिक का मतलब क्या होता है कि चीज़ों में चेंजिंग आना, ठीक है? ये ग्रीक शब्द है और इसका ये क्या किससे निकला? मेटामॉर्फोस जिसका अर्थ होता है रूप चेंज होना, कायांतरित हम बोलते हैं ना जैसे
देखो नाम से देखो कायांतरित है। काया मतलब जैसे आपका शरीर, हम बोलते हैं ना, अरे इसकी तो काया ही कायांतरित हो गया है, तो पूरी तरह से काया ही चेंज हो गई। काया मतलब आपके जो रूप रंग जो चीजें हैं, और यांत्रित यांत्रित या मतलब कोई भी चीज चेंज होना, किसी चीज में रूप परिवर्तन होना, उसको बोलते हैं कायांतरित सेल। ठीक है, ये अंडरलाइन कर लेना, ये बहुत अच्छे से आपको करना है। अब आता है जीवाश्म। जीवाश्म क्या होता है? शैलों की परतों में दबे मृत पौधों और जंतुओं के अवशेषों को जीवाश्म कहते हैं। यानी जो शैल होती है ना, उनकी जो लेयर होती है उसमें पौधे, आपने देखा होगा ना, आप आसपास भी आप देखेंगे तो आपके ये जैसे पेड़ पौधे के जो ये होते हैं ना, जो आपके पत्ते वगैरह होती है, टहनियाँ वगैरह टूट के उसमें गिर जाती हैं, जंतु वगैरह होते हैं, ठीक है? वो क्या हो जाते हैं, वो अपने उसमें मतलब अंदर ही दब जाते हैं, वहीं मर जाते हैं। छोटे-छोटे जंतुओं को आप थोड़ी विसर्जन करने जाते हो। तो उसका क्या होता है कि ये छोटे-छोटे ज बहुत सारे जीव-जंतु, कीटनाशक वगैरह ये क्या होते हैं, वो जीवाश्म बन जाते हैं, उसको ही जीवाश्म कहते हैं, ठीक है? ये देखो कायांतरित सेल में परिवर्तित अवसादी सेल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कायांतरित सेल को अवसादी सेल में, और अवसादी सेल को कायांतरित सेल में ठीक है? तो इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है। देखो कायांतरित सेल ये क्या कर रहा है, ये अवसादी सेल में परिवर्तित हो गई है। आग्नेय और अवसादी सेल उच्च दाब और ताप के कारण जो है कायांतरित सेलों में परिवर्तित होती, क्यों होती है, रीजन ये बताया हुआ है यहाँ पे। ठीक है, जो आग्नेय सेल और अवसादी सेल क्या करती हैं, जो हाई टेम्परेचर, जो हाई प्रेशर आता है ना, उस पे हाई प्रेशर और दबाव के कारण क्या होता है, वो कायांतरित सेलों में परिवर्तन हो जाती है। जब वो हवा का तेज झोंका आता है ना, जो बिल्कुल वो तेज वो चलती हैं, हवाएं चलती हैं, उच्च जो टेम्परेचर होता है बिल्कुल, उसके कारण क्या हो जाती है, वो चेंज हो जाता है। चिकनी मिट्टी स्लेट, ये एग्जाम्पल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। ये पूछा जाता है कि चिकनी मिट्टी जो स्लेट बनाते हैं ना, चिकनी मिट्टी स्लेट और चूना पत्थर वगैरह है, वो संगमरमर में मतलब परिवर्तित हो जाते हैं, ये कौन सी सेल के कारण होता है, ये कौन सी सेल का एग्जाम्पल है? तो ये कौन सी सेल का एग्जाम्पल है, ये आपकी कायांतरित का है। ठीक है, सेल हमारे लिए बहुत उपयोगी होती है। कठोर शैलों का उपयोग सड़क, घर, इमारत बनाने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा कि जैसे जिसको डस्ट रोडी वगैरह बोलते हो ना, तो उसमें यूज किया जाता है इसको। आप पत्थरों का उपयोग कई खेलों में करते हैं, जैसे सात पत्ते, ये आपने ये जो चीजें हैं ना, ये वाली चीजें, ये आपने मतलब खेली होगी, स्टापू खेलते हैं आप, जैसे गिट्टी वगैरह, ये बचपन में जो गेम खेले उसके बारे में बात कर रहा है कि जो छोटे होते हैं उनसे तो आप खेलते हैं, और जो बड़े कठोर बिल्कुल वो होते हैं, उसके लिए आपने देखा होगा रोडों पे डस्ट वगैरह रोड़ी है, ठीक, इमारतें वगैरह बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इन सैलों का यूज करते हैं। फिर आता है ये, जैसे देखो ये ये वो दिया हुआ है, जो लाल किला है, ये भी आप अंडरलाइन करना कि जो लाल किला है ये बलुआ पत्थर से बना है, और ताजमहल है ये सफेद संगमरमर से बना है। ठीक है, वो पूछेगा कि ताजमहल जो है, जो लाल किला बलुआ पत्थर से बना है, ये कौन सी शैल है, और जो सफेद संगमरमर है ये ताजमहल, वो कौन सी शैल से बना हुआ है। ठीक है, तो ये किससे था, ये कायंतरी शैल से। ठीक है? तो आज ये क्या कहते हैं कि निश्चित दशाओं में एक प्रकार की शैल चक्रीय तरीके से एक दूसरे में परिवर्तन हो जाते हैं। एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं। देखो कोई भी चीज़ है ना, आप क्या करेंगे जब आप रूप चेंज करते हैं, ठीक है? चक्र क्या होता है, जब एक चीज़ से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी में कोई चेंज होता रहता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, चक्कर कहते हैं। मतलब एक चक्कर कहते हैं किसी भी चीज़ का। अब देखो ये एक ये डायग्राम दिया हुआ है, इस डायग्राम को देखना ज़रा। अब देखो यहाँ बात करते हैं, ये कायांतरित सेल है और ये आग्नेय शेल है, ठीक है? ये क्या है, कायांतरित और ये आग्नेय शेल है। ये मैग्मा है, देखो ये पृथ्वी है हमारी, पृथ्वी से नीचे से गर्म होके ना मैग्मा ऐसे निकलता है, ऐसे करके एकदम से बाहर आता है, जो बिल्कुल एकदम बहुत ज्यादा मेल्ट हो गया, बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, तो बाहर आता है ये। बाहर आके ये क्या हो जाएगा, आग्नेय, जैसे आग्नेय शैल होती है ना, उसमें वो हो जाता है। ठीक है, ये जो ये आग्नेय शैल थी ना, ये पत्थर से आप दिखाई दे रहे होंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में कट जाते हैं, ये छोटे छोटे टुकड़ों में कट के वो क्या कर जाता है, अवसाद बन जाते हैं छोटे छोटे टुकड़ों में। और ये अवसाद क्या करते हैं, अवसादी शैल में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, ये जब इसमें चेंज होंगे तो अवसादी शैल। और अवसादी से बात करें तो मेल्ट, ये बिल्कुल देखो लिक्विड फॉर्म, ये थोड़ा सा ना मेल्ट होकर इस तरह से कांतिज शैल में परिवर्तित हो जाती है। तो ये अगर बात करें इनडायरेक्टली, तो ये ऐसे क्या है, आग्नेय शैल कांतिज शैल में जो परिवर्तित हो जाती है। और ये जो कांतिज शैल है, ये फिर दोबारा से मैग्मा में चेंज हो जाती है। तो इस तरह से ये साइकिल चलता है इसका पूरा का पूरा। ठीक है, तो अब बात करते हैं
द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस आग्नेय शैल बन जाता है। ये आग्नेय शैल छोटे-छोटे टुकड़ों में टूटकर एक स्थान से, ये इस चक्कर का जो मैंने अभी बताया है ना, ये पूरे चक्कर का इसमें क्या दिया हुआ है, ये पूरा का पूरा इसका एग्ज़ाम्पल है। एक्सप्लेन किया हुआ है इसको पूरा का पूरा, ठीक है? तो आप अगर इसमें जैसे-जैसे इसमें दिया हुआ है ना साइकिल, ऐसे-ऐसे इसके अंदर पूरा का पूरा एक्सप्लेन दिया हुआ है। दाब और दाब के कारण आग्नेय और अवसादी सेल्स कायांतरित होकर जो है शेल में परिवर्तन हो जाती है। अत्यधिक दाब और ताप के कारण कायाची सेल पुनः पिघलकर द्रवित मैग्मा बन जाती है। यानी पूरा का पूरा ये क्या कर रखा है, इसका एक्सप्लेनेशन दे रखा है, इसका जो मैंने अभी आप लोगों को बताया है। ठीक है? अब आता है आपका शैल विभिन्न खनिजों से बनती है। खनिज प्राकृतिक रूप में पाए जाने वाले पदार्थ हैं, जिनका निश्चित बौद्धिक गुण धर्म और निश्चित रासायनिक मिश्रण होता है। खनिज मानव जाति के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। कुछ का उपयोग ईंधन की तरह होता है, जैसे कोयला, प्राकृतिक गैस और पेट्रोलियम। इसका उपयोग औषधि और उर्वरक में होता है, जैसे लोहा, एल्यूमीनियम और यूरेनियम। इसको आपने अंडरलाइन करना है, ये वाली चीजें। ठीक है, देखो अब इसका गैस का सबको पता है, कोयले का सबको पता, ठीक है। तो ये कहते हैं, जैसे ये इसकी बात कर रहा है, ये लोहा है। लोहा आपने देखो इंडस्ट्री वगैरह में यूज करते हैं। एल्यूमिनियम है, सोना, यूरेनियम है। तो ये क्या है, औषधि और उर्वरक में भी क्या करते हैं, इसको यूज करते हैं। ठीक है। तो गाइज ये था आपका चैप्टर, कंप्लीट हो गया है। आई होप आपको समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ। गाइज इस चैप्टर का ना मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ। इसका आप क्या करें, आप है ना नोट्स बना लें अपने खुद के हाथ से। ठीक है, जो जो अंडरलाइन करवाया है आप अपना अच्छे से नोट्स बनाएंगे, ताकि क्योंकि एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन उठाता है, इसी को वो पूछता है। और इसके एग्जाम्पल जरूर, जैसे अवसादी वो है, शैल है, कायांतरित है, आग्नेय शैल है, इनका एग्जाम्पल जरूर लिखिए, क्योंकि एग्जाम्पल पूछता है। एग्जाम्पल देगा और फिर इसका पूछेगा कि इसका बताइए, ये कौन सी सेल का एग्जाम्पल है, ये कौन सी का है। आग्नेय सेल उसमें कैसे परिवर्तित होती है, कैसे चेंज होती है कायांतरित में, कायांतरित कैसे अवसादी में होती है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, ये 2-3 बार करेंगे ना, ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से हो जाएगा, कभी नहीं भूलेंगे। और जो इसको ना, इसके बाद जब ये चैप्टर कर लेना, उसके बाद फिर ये एक्सरसाइज आपको खुद से करनी है। ठीक है, ये एक्सरसाइज इसलिए करनी है क्योंकि इस एक्सरसाइज में से ही क्वेश्चन कभी 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 तो इसमें से उठा लेता है। जैसे पूछता है कि पृथ्वी की सबसे भीतरी परत बताइए। ठीक है, फिर द्रवित मैग्मा को बने शैल को क्या कहते हैं। ठीक है, जो द्रवित मैग्मा होता है उसे उसे क्या कहते हैं, मैंने आपको बताया था कि द्रवित मतलब मेल्ट, और मैग्मा मतलब जैसे वो जो होता है ना ज्वालामुखी टाइप, जो लाल लाल जो लावा निकलता है उसको। और तरवीत यानी वो मेल्ट कैसे होगा, कोई भी चीज हम गर्म करते हैं, गर्म मतलब आग। ठीक है, तो इस तरह से मैंने आपको बताया था। पृथ्वी की अगर सबसे भीतरी परत की बात करते हैं, अब देखो इसमें आंतरिक और बाहरी की कोई बात नहीं करी, सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि सबसे भीतरी परत कौन सी है। ठीक है, वैसे तो मैं सोल्व करवा देती हूँ, बट आपको कॉन्फिडेंस कैसे आएगा। और ये वाला क्वेश्चन तो एग्जैक्ट ही उठाया गया है, ये वाला क्रोड, खनिज, सेल। तो आप जैसे चिकनी मिट्टी, शेल, ये किसका शेल का है, ये भी इसमें ये एग्जांपल दिए हुए हैं। ठीक है, शेल क्या होता है, देखो शेल मैंने बताया था ना, शी एल और एल, एल सी और एल, इस तरह से। ठीक है, तो ये वाला जो क्वेश्चन है आपका एग्जैक्ट ही को एग्जाम में पूछा गया है, और एग्जैक्ट ही आपको करना है। ठीक है, तो गाइज ये था आपका मतलब बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, और बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। और अगर कुछ डाउट लगता है आपको इससे रिलेटेड, तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, जिससे कि मैं आपको जितने भी डाउट्स होंगे मैं उसको क्लियर करने की कोशिश ज़रूर करूँगी। और जो भी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और लाइक शेयर कीजिए, बेल का आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और गाइज मेरे इसका अगर इसको किसी के पास बुक नहीं है, तो मैं इसको अपने टेलीग्राम चैनल पे जो है डाल दूंगी। तो आप इस टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जितनी भी लेटेस्ट अपडेट वगैरह हैं जॉब से रिगार्डिंग है, कोई आपका कोई भी अभी मैं है ना इसके बाद आपकी ना क्वेश्चन की सीरीज भी स्टार्ट करूंगी, जल्दी जल्दी आप इसको कंप्लीट कर लीजिए। कॉन्सेप्ट करेंगे तभी क्वेश्चन सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, आई होप आप 60 में से 50+, 55+ जो है आप स्कोरिंग करें। ठीक है, फिर उसके बाद हम, क्योंकि पेडागोजी क्या है, कॉन्सेप्ट बेस है। पेडागोजी तो आप है ना जैसे क्वेश्चन करेंगे ना, तो आपको खुद से कॉन्फिडेंस आ जाए। कुछ आपका कॉन्सेप्ट होते हैं, कुछ आपका लॉजिक होते हैं पेडागोजी में। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट भी आपको साथ साथ कराऊंगी, और जो लॉजिक चलते हैं वो भी साथ साथ कराऊंगी। तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू गाइज। और पेट्रोल का